अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में कि कैसे आप पाकिस्तान से यूएसए में अमेज़न, ईबे और एट्सी टाइप के प्लेटफॉर्म्स पर प्रिंट ऑन डिमांड करके माहाना लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस मॉडल को मैं पिछले 2 साल से प्रमोट कर रहा हूं क्योंकि मेरी नज़र में इससे सेफ बिजनेस मॉडल नहीं हो सकता अगर आप ऑनलाइन ई कॉमर्स करना चाहते हैं। क्योंकि एक तो ना इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, प्लस एआई के आने के बाद अब आपको कोई स्किल भी नहीं चाहिए होता, थोड़ा सा दिमाग और एक लैपटॉप का इस्तेमाल करते हुए आप प्रिंट ऑन डिमांड के जरिए माहाना लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब वैसे तो प्रिंट ऑन डिमांड में मैं डिटेल में ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ जिसमें मैंने डिटेल में एक एक चीज को कवर किया है कि प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस मॉडल है क्या, ये काम किस तरीके से करता है, किन ऑब्स्टिकल का आपको सामना करना पड़ सकता है और कैसे आप उन्हें ओवरकम कर सकते हैं, कैसे आप इससे एक्चुअल पैसे बना सकते हैं। ये सारी चीजों पर मैं डिटेल में एक एक एपिसोड बना चुका हूँ, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं एक ही एपिसोड में डिटेल में आप लोगों को रोड मैप दूं कि अगर आप 2026 जब ये वीडियो देख रहे हैं, आप अगर प्रिंट ऑन डिमांड स्टार्ट करना चाहते हैं तो कहां से स्टार्ट करें, किस रोड मैप को आपको फॉलो करना है। यही वजह है कि आज मैं ये एपिसोड बना रहा हूं जिसमें मैं डिटेल में आप लोगों के साथ ये चीज डिस्कस करूंगा। अब वैसे तो इस एपिसोड की डिमांड काफी अरसे से आ रही थी मुझे, लेकिन मैं एक सही मोमेंट का इंतजार करना चाहता था ताकि ये एपिसोड में ऐसे टाइम पे बना के रिलीज करूं ताकि ज्यादा से ज्यादा नए प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स इससे फायदा हासिल कर सके। क्योंकि अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं तो आप नए प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है, रिसेंटली आपने इस बिजनेस मॉडल के बारे में किसी से सुना है और इसको करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि स्टार्ट कहां से लिया जाए, तो आप सही जगह पर आए क्योंकि इसी एपिसोड में मैं ये सारी चीजें आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा कि प्रिंट ऑन डिमांड है क्या, किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स का सामना आपको करना पड़ सकता है, स्पेशली अगर आप 2026 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि ओवर द टाइम चीजें काफी सारी चेंज हुई है, काफी ज्यादा चेंज हुई है, स्पेशली एआई के आने के बाद। जब से एआई आया है चीजें आए दिन इतनी तेजी से चेंज होती हैं। पहले जहां एआई पे आप सिर्फ टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स वगैरह लिख पा सकते थे, फिर इमेज जनरेशन आई, अब तो वीडियो जनरेशन तक भी आ गई है। प्लस पाकिस्तान भी आए दिन नए नए प्लेटफॉर्म्स को अनलॉक करता जा रहा है। तो जहां पहले आप सिर्फ अमेजन पर सेल कर सकते थे, फिर ईबे आया और अब इसी साल एट्सी भी आ गया है। तो इसके रिलेटेड भी काफी सारे सवाल थे लोगों के। तो इंशाल्लाह जब तक एपिसोड खत्म होगी आपको डिटेल में समझ आ गया होगा कि प्रिंट ऑन डिमांड है क्या और किस तरीके से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं 2026 में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये एपिसोड में बना क्यों रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रिंट ऑन डिमांड पर मैं काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, पूरी एक प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें मैंने डिटेल में एक एक चीज़ को कवर किया है। तो आज मैं ये एपिसोड क्यों बना रहा हूँ, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, इसके वैसे तो इसकी काफ़ी सारी वजह है, लेकिन सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि हम एआई के दौर में रह रहे हैं और एआई में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन अब आ चुका है कि हर दूसरे दिन, हर दूसरे महीने में नई चीज़ आ रही होती है, नई इनोवेशन आ रही होती है। यही वजह है कि जो पुराना कंटेंट होता है वो आउटडेटेड हो जाता है क्योंकि उसमें जो टूल यूज़ किया गया था उस टूल का अब बेहतर वर्जन आ चुका है। जैसे कि चैट जीपीटी, जब मैं चैट जीपीटी पे वीडियोस बनाता था तब उसका 1.2.3 वर्जन चल रहा था और अब चैट जीपीटी को अगर मैं देखूँ तो 5.2 का वर्जन चल रहा है। इसी तरीके से नैनो बनाना तब नहीं आया था शुरू में और अब नैनो बनाना आ चुका है। तो जो पहली वीडियो बनी थी, दूसरी वीडियो बनी थी, तो हर दूसरी तीसरी वीडियो के बाद वो कॉन्टेंट उसका नया वर्जन आ जाता है, उसका बेहतर वर्जन आ जाता है। यही वजह कि आज मैं 2026 स्पेशल बना रहा हूँ। प्लस पाकिस्तान भी आए दिन नए प्लेटफॉर्म्स को अनलॉक करता जा रहा है। जब हमने स्टार्ट किया था तब अमेजन ही सिर्फ था, अमेजन पर ही आप सेल कर सकते थे। उसके बाद ईबे आया और अब एट्सी भी इस साल आ चुका है, जिसका मतलब है कि अब आप इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर सेल कर सकते हैं। अब वैसे तो इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, एक एक चीज इसकी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इनकी पॉलिसीज भी टाइम के साथ चेंज होती जा रही है। जैसे कि ये पहले एट्सी पर आप कुछ भी सेल कर सकते थे, आप एट्सी को बोलते कि भाई ये हैंडमेड है, एट्सी उसको मान लेता था। लेकिन अब एट्सी का एल्गोरिथम इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि आप अगर किसी आइटम को कहते हैं हैंडमेड है तो एट्सी जाके पूरे इंटरनेट पर पहले उसे सर्च करता है कि ये इमेज उसे कहीं और तो नहीं मिलती है, अगर मिलती है तो वो डायरेक्ट आपके लिस्टिंग को टेक डाउन करके आपको क्रिएटिव स्टैंडर्ड की पॉलिसी की वायलेशन का नोटिस भेज देता है और इस तरीके के 4-5 आपको नोटिस आए तो आपका अकाउंट ही सस्पेंड हो जाता है। प्लस जहां आपकी वेरिफिकेशन पहले जो थी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे, पीडीएफ भेजते थे, उस पर हो जाती थी, अब आपकी वीडियो कॉल्स पर और इस तरह के टूल्स आ गए जो फेशियल रिकग्निशन करते हुए आपकी जो आईडी वेरिफिकेशन है उसे कंप्लीट करती है। तो काफी सारी इनोवेशंस आ चुकी है, काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी है ओवर द टाइम। यही वजह कि आज भी एपिसोड बना रहा हूँ जिसमें सारी अपडेटेड चीजें आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप 2026 में प्रिंट ऑन डिमांड स्टार्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है जो इस वक्त जिनकी सेलिंग कंट्रीज की लिस्ट में पाकिस्तान आता है, जिन्हें आप पाकिस्तान से बैठकर यूज कर सकते हैं, उन पर सेल कर सकते हैं, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जितनी भी कंट्रीज है उनमें। तो ये सारी चीजें आज ही के एपिसोड में मैं आप लोगों को बताऊंगा। यही वजह है कि ये अपडेटेड जो एपिसोड है आज मैं बना रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम बात
करें कि 2026 अपडेट ही क्यों, 2025 की अपडेट मैंने नहीं बनाई थी, 24 की अपडेट मैंने नहीं बनाई थी, तो 2026 की अपडेट इस वजह से क्योंकि 2026 बहुत ही स्पेशल साल है। एटसी पाकिस्तान, एटसी की सेलिंग कंट्रीज की लिस्ट में पाकिस्तान इस साल आया, हालांकि अमेजन तो 2021 से चल रहा है। इसके अलावा अगर हम रियलिटीज की बात करें तो प्रिंट ऑन डिमांड की खूबियां तो आप लोग काफी सारे लोग बताएंगे कि भाई ये इतना अच्छा बिजनेस मॉडल है, इन्वेस्टमेंट इसमें कोई नहीं है, मेहनत भी नहीं चाहिए होती है, बस एक लैपटॉप का इस्तेमाल करते हुए आप जो है लाखों रुपए कमा लेंगे, जैसा कि वैसे शुरू में मैंने खुद ही कह दिया। लेकिन अगर हम इसकी रियलिटीज की बात करें तो इसकी रियलिटी में जो सबसे बड़ी रियलिटी वो ये है कि प्रिंट ऑन डिमांड एक पैसिव नहीं बल्कि फुल टाइम बिजनेस मॉडल है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपको प्रिंट ऑन डिमांड में ग्रोथ हासिल करनी है, इससे एक्चुअल पैसे बनाने हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया, अगर आपको इससे लाखों रुपए कमाने हैं तो आपको इसको फुल टाइम लेकर ही चलना होगा। क्योंकि जहां शुरू में प्रिंट ऑन डिमांड सिर्फ यूएसए में ही कुछ गिनती के लोग करते थे, अब ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बिजनेस मॉडल जो है वो फेमस होता जा रहा है, लोग इसे अपनी कंट्रीज में भी कर रहे हैं, यूएसए में भी कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जब से अमेजन ईबे और एटसी आए हैं, ये प्रिंट ऑन डिमांड का काफी ज्यादा बूम आ गया है, काफी सारे लोग इसको करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी इसको सही से कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि लोग इसकी खूबियां तो देख लेते हैं लेकिन रियलिटी नहीं देख पाते कि इस पे आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, अब इसको फुल टाइम लेकर चलना पड़ता है, कंपटीशन ज्यादा हो गया तो इस वजह से इसमें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। प्लस पहले जहां आप इन प्लेटफॉर्म्स पर साइन अप करते थे, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिस्ट करते थे और आपको ऑर्डर्स आने लगते थे, अब ऐसा नहीं होता। अब अगर आपको एक्चुअली इन प्लेटफॉर्म्स पर ग्रो करना है तो आपको अपना ब्रांड बनाना होगा, एक आइडेंटिटी बनानी होगी, वरना आप इन प्लेटफॉर्म्स पर ग्रो नहीं कर सकते। प्लस इन प्लेटफॉर्म्स की अपनी भी अब लिमिटेशंस आ गई है। एटसी तो वैसे ही आपको 20 सेंट्स चार्ज करता है, अगर आप इनके प्लेटफॉर्म्स पर लिस्टिंग करना चाहते हैं तो पर लिस्टिंग आपको 20 सेंट्स देने होते हैं 3 महीनों के लिए। अगर आप इसी तरीके से 1000 लिस्टिंग्स करते हैं तो आपको $200 तो 3 महीने के वे यहीं पे देने पड़ जाते हैं। प्लस अमेजन ने भी अब लिमिटेशंस ले आया है। ब्रांड अगर आपको अमेजन पे एक्चुअली सेल करना है तो आपको ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल होना होता है। अगर आप ब्रांड अप्रूवल पे सिर्फ सेल करते हो तो वो अमेजन के रेमो करम पे अगर आप सही से ग्रो नहीं कर रहे, सही से सेल नहीं कर पा रहे, आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी नहीं है, तो अमेजन आपकी लिस्टिंग्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, आपकी लिस्टिंग लिमिट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। और ईबे पे तो वैसे ही अगर आपकी सेलिंग हिस्ट्री होगी, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे से सेल हो रहे होंगे, तभी आप और ज्यादा प्रोडक्ट्स लगा सकोगे। तो ये वो सारी रियलिटीज है जो कि ओवर द टाइम काफी ज्यादा चेंज हुई है, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हुई है। पहले आप अमेजन पे जितने चाहे प्रोडक्ट्स अपलोड करो, आपको मसला नहीं था, ब्रांड रजिस्ट्री लेनी है अच्छी बात, नहीं लेते तो ना लो, कोई मसला नहीं था। इसी तरीके से एटसी पर भी आपको किसी और के डिजाइन उठा के सेल कर लो, अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट उठा के उसको सेल कर लो, अलाउ था। लेकिन अब आपका अपना क्रिएटिव आइडिया उस पे के पीछे होगा। एटसी की हैंडमेड पॉलिसी, जिसे एटसी पहले कहता था, क्रिएटिव स्टैंडर्ड्स कहता है, अगर आप उसके हिसाब से सेल कर रहे हो तो ही सेल कर सकते हो। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि ओवर द टाइम काफी चेंज हुई है, काफी तेजी से चेंज हुई है। तो अभी जब मैं 2026 में आपको ये रोड मैप दे रहा हूँ, ये बिगिनर गाइड दे रहा हूँ, इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। पहली चीज तो ये कि आपने इसको पैसिव नहीं बल्कि फुल टाइम इनकम बिजनेस की तरह लेकर चलना है, आपको इसको फुल टाइम देना है अगर आपको इससे एक्चुअल प्रॉफिट जनरेट करना है। प्लस आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर सेल करें, आपको अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी बनानी है। वो दिन अब गए कि आप जेनेरिकली कुछ भी उठा के सेल कर दो, वो सेल होगा। अब अगर आपकी कोई ब्रांड इमेज है, कोई वैल्यू है, कुछ आप प्रोवाइड कर रहे हो प्लेटफॉर्म को, कोई वैल्यू प्रोवाइड करो, तभी आपको ग्रोथ मिलती है, वरना आपकी लिस्टिंग सिर्फ शेल्फ में लगी ही रहती है, एक बैंडविड्थ ही घेर रही होती है। अदर देन दैट वो कहाँ नीचे डूबी हुई होती है आपको खुद भी नहीं पता होगा। इसके अलावा ओवर द टाइम इन प्लेटफॉर्म्स की पॉपुलैरिटी में इतना इजाफा हुआ है, इतने सारे नए सेलर्स इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं कि अब नए सेलर्स में कचरा भी काफी सारा आ रहा है, जो कि क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे फोकस करते थे। तो इन्हीं को भी चाटने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स ने, जैसे कि अमेजन ने लिमिट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी है, ब्रांड रजिस्ट्री जो है एक तरह से आप पर थोप दी है, और इसी तरीके से एटसी ने जो क्रिएटिव स्टैंडर्ड की पॉलिसी को अपने स्ट्रिक्ट कर दिया है। ईबे तो शुरू से ही स्ट्रिक्ट था कि भाई आपको सेलिंग करोगे, प्रोडक्ट आपका सेल होगा तो ये आपको लिमिट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें भी ये ब्रांड्स अब आप पर इन्फोर्स करते जा रहे हैं, ब्रांड्स नहीं सॉरी, ये प्लेटफॉर्म्स आप पर इन्फोर्स करते जा रहे हैं। तो ये वो रियलिटीज है जिनका सामना करना आपको जरूरी है। अगर आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस में ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो उसमें उसे अपने लिए सक्सेसफुल सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं, उससे लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, तो ये वो रियलिटीज है जिनका सामना करने की आपको लाजमी ही जरूरत है। अदर देन दैट, अगर आप क्विक रिच होने आए हैं तो मैं आपको यहीं पे बता दूं कि ये बिजनेस मॉडल आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा अगर हम प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो अमेजन, ईबे और एटसी, ये 3 प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानी सेलर्स को अलाउ करते हैं कि वो इनके प्लेटफॉर्म्स पर सेल कर सकते हैं। इसके अलावा वॉलमार्ट भी आ जाता है, शॉपिफाई भी आ जाता है, लेकिन शॉपिफाई के लिए आपको शॉपिफाई पेमेंट्स चाहिए होता है जो कि आपको नहीं मिलती। इसके अलावा वॉलमार्ट जो है वो सिर्फ यूएसए के जो रेजिडेंट्स हैं उन्हीं को अलाउ करता है कि वो वॉलमार्ट पर सेल कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 3 प्लेटफॉर्म्स ही आ जाते हैं जिन पर आप सेल कर सकते हैं। अमेजन की अगर हम बात करें तो अमेजन पे 2 तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एक अमेजन मर्चेंट डिमांड होता है और एक
अमेजन सेलर सेंट्रल होता है। अमेजन मर्च ऑन डिमांड बेसिकली प्लेटफॉर्म ही प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स के लिए है, लेकिन उसमें इन होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर 2 लाख बंदा अप्लाई करता है तो उसमें से 1-2 ही कहीं एक्सेप्ट होते हैं, वो भी इस बेसिस पर कि वो अमेजन मर्च ऑन डिमांड को इसी क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कि अमेजन मर्च ऑन डिमांड उनको अपने प्लेटफॉर्म में इन करे। बेसिकली एक तरह से वो होती है, आप अप्लाई करते हो, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट होती है, और मेजॉरिटी टाइम रिजेक्ट ही होती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो अप्लाई कर रहे होते हैं उन्हें इस चीज़ का नहीं पता होता कि अमेजन मर्च ऑन डिमांड पर अगर आपको एक्सेप्ट होना है तो आपको कोई ना कोई वैल्यू शो करानी है अमेजन को कि भाई मैं ये वैल्यू आपके प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करूंगा, ये मेरा क्रिएटिव वर्क है, या फिर यहाँ मैं ऑलरेडी सेल कर रहा हूँ, मेरा क्रिएटिव ब्रांड है और इसे मैं अमेजन पे भी सेल करना चाहता हूँ, जिसपे काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स वैसे ही सेल कर रहे हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, स्ट्रेंजर थिंग्स के डिजाइन आपको जगह जगह दिख जाएगी, गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया, इनके डिजाइन आपको दिख जाएंगे अमेजन मर्च ऑन डिमांड पर, क्योंकि वो ब्रांड्स खुद ही अमेजन पर सेल कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपका कोई बड़ा ब्रांड है, बड़ा नाम भी सही हो, कोई ब्रांड है जिसे आप ऑलरेडी शॉपिफाई टाइप के प्लेटफॉर्म्स पर सेल कर रहे हैं, उसे आप शो कराते तो आपकी चांसेस है कि आप एक्सेप्ट हो जाए, वरना मेजॉरिटी लोग रिजेक्ट ही होते हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म जो आपके पास, दूसरा ऑप्शन जो आपके पास अमेजन पे आता है वो अमेजन सेलर सेंट्रल आ जाता है। अमेजन सेलर सेंट्रल बेसिकली अमेजन की मेन मार्केट प्लेस है। अगर आपको अमेजन पे सेल करना है तो सेलर सेंट्रल के थ्रू ही आप सेल करते हैं। सेलर सेंट्रल पे फिर प्रिंट ऑन डिमांड, बाकी भी कई जो FBA वगैरह जितने भी मॉडल्स हैं वो सब सेलर सेंट्रल में आ जाते हैं। बेसिकली अगर आप अमेजन मर्च ऑन डिमांड से रिजेक्ट हो जाते हो तो अमेजन आपको कहते हैं भाई कि अगर आप को सेल करना है तो आप हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स को कंसीडर कर सकते हो, जिसमें अमेजन सेलर सेंट्रल आ जाता है, आप उस पर सेल कर सकते हो। तो ये जो प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस मॉडल 2 साल से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, पाकिस्तान में इसे सिखाया जा रहा है, ये यही सेलर सेंट्रल वाला ही बिजनेस मॉडल है कि आप सेलर सेंट्रल पर साइन अप करके अमेजन पर प्रिंट ऑन डिमांड करके पैसे बना सकते हैं। तो ये यही वाला बिजनेस मॉडल है, क्योंकि अमेजन मर्च ऑन डिमांड पे जो नए सेलर है वो तो कभी एक्सेप्ट होते ही नहीं है। इसके अलावा अगर हम एडसी की बात करें तो एडसी भी इस साल ही पाकिस्तानी सेलर्स को अलाउ किया है एडसी पर सेल करने के लिए, लेकिन एडसी की पॉलिसीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, स्पेशली क्रिएटिविटी के मामले में, क्योंकि एडसी एक क्रिएटिव मार्केट प्लेस है और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर आप यूनिक या हैंडमेड आइटम्स ही सेल कर सकते हो, यही एडसी की मेन पॉलिसी है। तो अगर इसके अंदर आप लाइन नहीं करते तो आप नहीं सेल कर सकते। और प्रिंट ऑन डिमांड हैंडमेड तो नहीं होते, लेकिन यूनिक और क्रिएटिव आर्टवर्क्स तो आपके होते ही हैं, जो डिज़ाइन आपने बनाए हुए होते हैं वो आप ही की क्रिएटिविटी होती है, आप ही के डिज़ाइन होते हैं, तो आप ये चीज़ एडसी पर सेल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ईबे की बात करें तो ईबे भी अमेजन टाइप की मार्केट प्लेस है, यहाँ पर भी आप जो दिल करे आप सेल कर सकते हो, बस वो लीगल आइटम्स होने चाहिए और कोई किसी को हार्म नहीं करने चाहिए। हैजर्डस आइटम मेरे ख्याल से हाँ वो सेल नहीं कर सकते, तो इस तरह के आइटम्स नहीं सेल कर सकते। बाकी आप ईबे पर भी सब कुछ सेल कर सकते हो और सब कुछ में फैशन, क्लॉथिंग और प्रिंट ऑन डिमांड भी आ जाता है, तो वो भी आप इसको सेल कर सकते हो। तो ये 3 ऐसी मार्केट प्लेसेस है जिन पर आप पाकिस्तान से बैठकर सेल कर सकते हो। अब पाकिस्तान से बैठकर अगर आप सेल कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको अपनी वेरिफिकेशंस भी करानी होगी, इन सब पर साइन अप भी करना होगा। साइन अप करने की बात की जाए तो साइन अप करने का प्रोसेस तीनों का ही बहुत सिंपल है। फॉर्म आपके सामने खुला आता है 4-5 पेजेस का, उसको आप भरते हो। फॉर्म के एंड में आपसे जो है आपकी फेशियल रिकग्निशन, आईडी वेरिफिकेशन हो जाती है, आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, आपका अकाउंट साइन अप हो जाता है। हर किसी का साइन अप वेरिफिकेशन का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इन दी एंड प्रोसेस यही है। आप साइन अप करते हो, आपको वेरीफाई किया जाता है और आपको इन कर दिया जाता है। अमेजन पर आप साइन अप करते साथ ही आपकी वेरिफिकेशन होती है, जबकि एडसी पर जो वेरिफिकेशन होती है वो आप जो अपनी पेमेंट मेथड लगाते हो उसी से ही एडसी सारा डेटा ले लेते हो और आपकी वेरिफिकेशन वहाँ से कर लेता है। ईबे पर जैसे ही आप साइन अप करते हो आपको अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है, 2-4 प्रोडक्ट्स आप अपलोड करते हो, उसके बाद ईबे जो है वो आपके अकाउंट को सस्पेंड करके आपकी आईडी वेरिफिकेशन करता है। अब ये क्यों करता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ईबे का आईडी वेरिफिकेशन करने का तरीका यही है। तो अगर आप ईबे पर साइन अप करो और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये ईबे का वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। अब इसके अलावा अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स तीनों प्लेटफॉर्म्स पर, हाँ एक चीज मैं आप लोगों को कहना भूल गया कि एडसी पर अगर आप साइन अप करते हो तो पहले आपकी $15 की साइन अप फी थी, जो कि अब $20 कर दी है। जब जिस वक्त मैंने यहाँ पाकिस्तानी अकाउंट्स में अपना बनाया था पाकिस्तानी आइडेंटिटी पे, वो $15 की फी थी, और अभी जब मेरा एक स्टूडेंट बना रहा था तो उससे $20 चार्ज किए गए थे। तो मेरे ख्याल से ये फी जो है अब ओवर द टाइम चेंज होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है, तो अब $20 आपको देने होते हैं अगर आपको एडसी पर साइन अप करना है। इसके अलावा अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स दोनों में ही तीनों प्लेटफॉर्म्स पर सेम ही चाहिए होते हैं। एक आपको आईडी वेरिफिकेशन करानी होती है, दूसरी एड्रेस वेरिफिकेशन करानी होती है। उसके लिए आपको आईडी कार्ड, एड्रेस आईडी वेरिफिकेशन के लिए आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस,
इन तीनों में से कोई भी चीज़ आप सबमिट कर सकते हो। आईडी वेरिफिकेशन के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट और यूटिलिटी बिल, ये 2 चीज़ें जो कि चाहिए होती हैं, और ये 3 चीज़ें आपके पास हो तो आप इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर ही साइन अप कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम पेमेंट मेथड की बात करें तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पेमेंट मेथड तीनों पर एक ही आपका हो जाता है, और वो है पायनियर। शुक्र है कि पायनियर पर ही तीनों हो जाते हैं, तो आपको ज़्यादा पेमेंट मेथड्स पर साइन अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा डबल फीसेस नहीं भरनी पड़ती। पायनियर का रिसीविंग अकाउंट ही आपका अमेजन पर लग जाता है, और एटसी तो पेमेंट मेथड के लिए एक्सेप्ट ही पायनियर को करता है। एटसी का वैसे हर जगह डिफरेंट रूल होता है, हर कंट्री में डिफरेंट रूल होता है। कहीं पर डायरेक्ट एटसी पेमेंट से जो विड्रॉल्स है वो आपके बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। कहीं पे ये कहते हैं कि भाई आपके पास पायनियर का अकाउंट होना चाहिए, पायनियर इंटीग्रेट होगा, बैंक ट्रांसफर हम आपकी कंट्री में ऑफर नहीं करते। तो इस तरीके से हर कंट्री के लिए डिफरेंट रूल्स हैं। जब मैं तुर्की की कंपनी जो है उस पर जब मैंने एटसी का साइन अप किया था, वहाँ पर बैंक अकाउंट्स में ही बैंक अकाउंट ऐड किया था मैंने, और उसी में सारी पेमेंट्स आती थी। जबकि पाकिस्तान से जो मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं उन्हें पायनियर का अकाउंट लगाना पड़ता है, पायनियर पर उनके फंड्स आते हैं। और ईबे भी इसी तरीके से, पहले जहाँ ईबे के लिए आपको पेपाल चाहिए होता था, पेपाल के थ्रू जो है आपकी पेमेंट्स आती थी, पेपाल में आती थी ईबे से। अब पेपाल से हट के ईबे जो है वो पायनियर के साथ इंटीग्रेट हो गया है। ईबे की जो जितनी भी पेमेंट्स होती है वो आपकी पायनियर में आ जाती है। तो पेमेंट मेथड की अगर हम बात करें तो एक ही पेमेंट मेथड सबके लिए एप्लीकेबल हो जाता है। और आईडी वेरिफिकेशन का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईडी कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और यूटिलिटी बिल, ये 3 चीजें चाहिए होती है आपको। तो बेसिकली अगर आपको पाकिस्तान से बैठकर इन 3 प्लेटफॉर्म्स पर साइन अप करना है तो आईडी कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल और पायनियर का अकाउंट, ये 4 चीजें जो कि आपको चाहिए होगी। इनका इस्तेमाल करते हुए आप इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी की बात करें कि 2026 में किस तरह के प्रोडक्ट्स आपको प्रिंट ऑन डिमांड में सेल करने चाहिए, तो सबसे पहली प्रोडक्ट जो सबसे टॉप पे आएगा वो टी शर्ट ही होगा। टी शर्ट, कॉफी मग, हुडी, ये 3 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं प्रिंट ऑन डिमांड में कि कोई भी साल हो, जब 2012-13 में ये बूम आ रहा था प्रिंट ऑन डिमांड का, वब से लेकर 2025 में और 26 में जब ये एपिसोड आप देख रहे होंगे, ये 3 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि हमेशा ही सेल होते हैं, हमेशा ही प्रिंट ऑन डिमांड में ये बेस्ट सेलर होते हैं। इनमें भी अगर सबसे मेन प्रोडक्ट की बात करें तो टी शर्ट है। ये प्रोडक्ट ऐसा है जो कि साल के 365 दिन सेल होता हुआ आ रहा है, जब से मैंने प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में सुना है। और अगर आपको भी प्रिंट ऑन डिमांड करना है, प्रिंट ऑन डिमांड में प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसको आपको सबसे पहले कंसीडर करना है। इसके बाद अगर आप कोर प्रोडक्ट्स को कंसीडर करना चाहते हैं तो कॉफी मग और हुडी, ये 3 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको आपको लाजमी ही सेल करना है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, हैट्स आ जाती है, वाटर बॉटल्स आ जाती है, फ़ोन केसेस आ जाते हैं, ये भी बेस्ट सेलिंग आइटम्स है। लेकिन फ़ोन केसेस का सबसे बड़ा मसला ये है कि आए दिन नए फ़ोन्स आ रहे होते हैं, हर साल नया फ़ोन रिलीज़ हो रहा होता है, तो हर साल आपको अपने डिज़ाइन, अपने प्रोडक्ट्स चेंज करने होंगे, जो कि काफ़ी लंबा काम हो जाता है। इसके अलावा हैट्स काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप एम्ब्रॉयडर्ड और प्रिंटेड दोनों तरह की हैट सेल कर सकते हैं। तो ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप प्रिंट ऑन डिमांड में सेल कर सकते हैं 2026 में। ये तो बेसिकली एवरग्रीन प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, इसके अलावा कुछ सीजनल आइटम्स भी होते हैं, जिसमें क्रिसमस जंपर आ जाता है, क्रिसमस के सॉक्स आ जाते हैं। इसके अलावा क्रिसमस से रिलेटेड वो जो बेल्स होती हैं, और न्यू बेल्ट से पता नहीं क्या कहते हैं उसको, मेरे वो अल्फाज हमेशा मेरे मुंह पे नहीं बैठता। बेसिकली वो बेल टाइप की होती है, मेरे तस्वीर लगा दूंगा यहाँ पर। वो ये इस तरह के प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हो सीजनल के लिए। लेकिन एवरग्रीन में अगर आपको सेल करना है तो टी शर्ट, कॉफी मग और हुडी, ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपको लाजमी ही सेल करना है। इसके अलावा अगर आप प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी की बात करें तो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी में ये 3 प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 80% मार्केट शेयर इन्होंने ही घेर रखा है, तो इनको ही आपको सेल करना है। और इनके आपको सप्लायर भी ईजिली मिल जाते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई सीजनल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या फिर आप चाह रहे हैं कि भाई मैं कॉम्पिटिशन से स्टैंड आउट कर सकूँ, कोई यूनिक प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, जैसे प्रिंट ऑन डिमांड में 250 के करीब प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ब्लैंकेट्स भी आ जाते हैं, पिलो केसेस भी आ जाते हैं, माउस पैड्स भी आ जाते हैं, स्टिकर्स भी आ जाते हैं। तो अगर आप कोई यूनिक आइटम सेल करना चाह रहे हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपको लाजमी ही रखनी है, वरना आप नुकसान खा सकते हैं। और ये स्ट्रेटेजी है कि आपने मेक श्योर करना है जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसके आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर मौजूद हो। ये ना कि एक सप्लायर एक प्रोडक्ट सेल कर रहा था, आपको पसंद आया, आपने वो अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिया, कल को पता चला सप्लायर के पास वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, या उसने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, तो अब आपके जो 50, 100, 200, 300 डिज़ाइन उस प्रोडक्ट पर लगे हुए थे वो सब ज़ाया चले गए, क्योंकि अब आपके पास सप्लायर ही नहीं है उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए। तो आपने मेक श्योर करना है कि जिस प्रोडक्ट को भी आप सेल करें, जिस प्रोडक्ट में जो कलर भी सेल करें, जैसे अगर आप टी शर्ट सेल करें तो उसमें मेक श्योर कि आप वही कलर सेल करें जिसके आपके पास 2 से 3 प्रिंट प्रोवाइडर्स या सप्लायर्स मौजूद हो, ताकि अगर एक के पास आउट ऑफ स्टॉक हो या उसे डिसकंटिन्यू कर दे तो आपके पास बहुत सप्लायर्स हो, ताकि आप अपने ऑर्डर्स को टाइम पर फुलफिल करवा सको। तो ये वो प्रिंट ऑन डिमांड की स्ट्रेटेजी है जिसे आपको फॉलो करना है। वैसे ये स्ट्रेटेजी पिछले 5 साल से जो 2020 में मैंने शुरू किया था प्री कोविड,
तो जब से मैंने शुरू किया तब से लेके अब तक इस स्ट्रेटेजी को मैं फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, और आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं या कर रहे हैं तो इस स्ट्रेटेजी को आपको लाजमी ही फॉलो करना है। इसके अलावा आप में से जो जानते हैं कि प्रिंट ऑन डिमांड होता क्या है, तो आपको पता ही है कि प्रिंट ऑन डिमांड में आपको अपने क्रिएटिव डिजाइन बना के डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर सेल करना होता है। तो वो क्रिएटिव डिजाइन बनाने के लिए आपको आइडियाज चाहिए होते हैं, जिसे प्रिंट ऑन डिमांड की भाषा में निच कहा जाता है, कि आपको निचेस चाहिए होती है जिन पे आप डिजाइन बनाते हो, जिन डिजाइन को आप सेल करते हो। जैसे कि अभी क्रिसमस की रीच ऑल टाइम हाई है, क्रिसमस के डिजाइन काफी अच्छे सेल हो रहे हैं। 6-7 वाली रीच काफी ज्यादा सेल हो रही है। लास्ट में मैंने टॉप नीचेस ऑफ द वीक की एपिसोड बनाई थी, जिसका लिंक मैं यहाँ दे दूंगा, आप अगर जाके देखें तो उसमें वो 6-7 वाली रीच काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही थी। तो इस तरह की निच स्ट्रेटेजी पर आपको काम करना है। निच सिलेक्शन अपनी जो है अप टू डेट रखनी है। जैसे कि पहले जमाने में पहले जब हम निच सिलेक्शन करते थे तो वो प्रोसेस चेंज था। पहले जो निचेस थी उसके लिए हमें अमेज़न पर डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पर फिरना पड़ता था। अब हमारे पास टूल्स आ गए हैं, उन टूल्स की मदद से हम निचेस ढूंढ लेते हैं। यूएसपीटीओ टाइप की वेबसाइट से हम उनके ट्रेडमार्क्स कॉपीराइट चेक कर लेते हैं और फिर उन्हें फोटोशॉप इलस्ट्रेटर टाइप के टूल से डिजाइन कर लेते हैं। आप चाहे तो एआई से भी डिजाइन करवा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि एआई उसमें कोई भंड ना मारे, बाद में आप उसको रिफाइन लाजमी ही करें। तो अगर हम अपनी निच सिलेक्शन की बात करें कि किस तरह की निचेस आपको सेल करनी चाहिए और किस तरह की निचेस से आपको दूर रहना चाहिए, तो वेल मेरी आपको यही सजेशन होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा निचेस को टारगेट करने की जरूरत है, ताकि जितने ज्यादा निचेस को आप टारगेट करेंगे उतनी ज्यादा ऑडियंस को आप टारगेट करेंगे, और जितनी ज्यादा ऑडियंस को आप टारगेट करेंगे उतने ही ज्यादा आपके ऑर्डर्स आने के चांसेस बढ़ेंगे। इसके अगर आपको मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो अगर आप सिर्फ गेमर्स की टी शर्ट सेल कर रहे हैं, गेमर्स के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आप गोल्फर, फुटबॉल और ये कि इसके अलावा मदर, फादर, इन सारी निचेस से महरूम है। लेकिन अगर आप गेमर, पिज्जा, गोल्फ, फुटबॉल और मदर, फादर इन सब के डिजाइन सेल कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी ऑडियंस की जो मार्केट है उसको आप टारगेट कर रहे हैं। तो जहां आपने पहले सिर्फ एक गेमर, अगर आपका गेमर की 10, 12, 15, 20, 100 डिजाइन लगे हुए हैं, तो पहले जहां आपके पास 1-2 गेमर के ऑर्डर्स आने थे, और अब जो आप इतने सारे सेल कर रहे हो, तो हर एक से अगर आप 1-1, 2-2 ले लो। जैसे कि अगर आप पहले आपके पास सिर्फ गेमर के 2 ऑर्डर्स आ रहे थे, अब अगर आप उसी में पिज्जा के भी 2 ऑर्डर मिला दो, गोल्फर के भी मिला दो और फुटबॉल के भी मिला दो, इसके अलावा मदर्स फादर्स डे के भी मिला दो, तो देख लें आप कितने उसको आगे चल के वो मल्टीप्लाई ऐड ऑन होती जाती है आपकी सेल्स। तो आपने मेक श्योर करना है कि ज्यादा से ज्यादा निचेस को आपको टारगेट करना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को टारगेट कर सकें और ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स हासिल कर सकें। तो बेसिकली आपने ज्यादा से ज्यादा निचेस को टारगेट करना है, लेकिन आपने जेनेरिक निचेस को टारगेट नहीं करना। जेनेरिक निचेस का जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि वो निचेस जिनको आप किसी के साथ रिलेट नहीं कर सकते। जैसे अगर आप मदर के लिए निच बना रहे हो तो हैप्पी मदर्स डे, फादर के लिए बना रहे हो तो हैप्पी फादर्स डे, वैलेंटाइंस डे की बना रहे हो तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे, क्रिसमस की बना रहे हो तो मेरी क्रिसमस। अब ये जो निचेस है इनको आप किसी के साथ रिलेट नहीं कर सकते। अगर कोई किसी को मदर्स डे के लिए गिफ्ट देना चाहता है या मदर्स डे की टी शर्ट लेना चाहता है तो हैप्पी मदर्स डे का उससे क्या ताल्लुक। लेकिन अगर आप कोई गेमर मॉम वाली निच लगाते हैं तो गेमर की जो मॉम होगी वो जाहिर सी बात है वो उस डिजाइन को पसंद करेगी, उस डिजाइन को वो पसंद करेगा अपने लिए, या उस डिजाइन को वो गिफ्ट करना चाहेगा, तो वो डिजाइन आप किसी के साथ रिलेट कर सकेंगे। लेकिन अगर आप जेनेरिक हैप्पी मदर्स डे वाला डिजाइन लगा के सबको टारगेट कर रहे हैं तो वो डिजाइन किसी को रिलेट नहीं कर पाएगा, कोई भी उस डिजाइन से रिलेट नहीं कर पाएगा और उस डिजाइन को कोई परचेज नहीं करेगा। यही वजह है कि इस तरह के जेनेरिक डिजाइन से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको दूर रहने की जरूरत है। फिर चाहे वो हैप्पी मदर डे हो, हैप्पी फादर्स डे हो, हैप्पी मेरी क्रिसमस हो, इस तरह के डिजाइन को आपको सेल नहीं करना। अगर आपको मदर्स डे के लिए डिजाइन सेल करने हैं तो आपको मदर वाले डिजाइन बनाने हैं, आई लव मॉम वाले डिजाइन बनाने हैं, आपको गेमर मॉम वाले डिजाइन बनाने हैं, आपको बाकी मॉम वाले डिजाइन बनाने हैं। इसी तरीके से अगर आपको क्रिसमस के डिजाइन सेल करने हैं तो आपको सेंटा वाले हो गए, क्रिसमस ट्री वाले हो गए, क्रिसमस फनी स्लोगन्स वाले डिजाइन हो गए। इस तरह के डिजाइन को टारगेट करना है, इनको सेल करना है, ना कि जेनेरिक मैरी क्रिसमस के डिजाइन को। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि किस तरह की निचेस को आपको टारगेट करना है, जेनेरिक से आपको दूर रहना है और बाकी सीजनल और एवरग्रीन हर तरह की निचेस को ही आपको टारगेट करना है। एक मरतबा जब आप अपनी निच रिसर्च कर लेते हैं उसके बाद आ जाती है डिजाइनिंग की स्ट्रेटेजी, की आपको डिजाइनिंग की क्या स्ट्रेटेजी रखनी है ताकि आप अपने डिजाइन जो है, आपके प्रोडक्ट जो है वो स्टैंड आउट कर सकें, आप उन पे ऑर्डर्स हासिल कर सकें। तो जो सबसे मेन स्ट्रेटेजी, सबसे पहली चीज निच रिसर्च के बाद आपको करनी है डिजाइनिंग में, वो ये कि जो निच आपने सेलेक्ट की है, जो डिजाइन आपने सेलेक्ट किया है, उसका कॉपीराइट और ट्रेडमार्क चेक कर ले। कॉपीराइट आप किस तरीके से चेक करेंगे कि मेक श्योर के जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया है वो किसी ड्रामा, किसी मूवी से रिलेट ना करता हो, किसी टीवी शो से रिलेट ना करता हो, क्योंकि वो किसी का क्रिएटिव वर्क है, उसी की क्रिएटिविटी पे आप अपने डिजाइन बना के सेल करेंगे तो वो कॉपीराइट में आएगा, वो चीज आप नहीं कर
सकते। प्लस ट्रेडमार्क चेक करने के लिए हर कंट्री की अपनी एक वेबसाइट होती है, यूएसए की यूएसपीटीओ की वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाओगे, वो जो डिज़ाइन आपने सेलेक्ट किया है उसका फेस जाके वहाँ सर्च करोगे। अगर जिस कैटेगरी में आप सेल करना चाह रहे हो, जैसे कि आप टी शर्ट की कैटेगरी में सेल करना चाह रहे हो और वो वहाँ पर आपको टी शर्ट की कैटेगरी में दिख जाता है, तो उस डिज़ाइन को आप नहीं सेल कर सकते, उस निच को आप नहीं सेल कर सकते। लेकिन अगर वहाँ पर आपको नहीं मिलता, फिर आ जाता है हमारा डिज़ाइनिंग का फेस कि आपको अब उसके लिए डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन बनाने के लिए पहले क्या होता था कि हम उसको इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में डालकर उस पर अपनी क्रिएटिविटी दिखा के उसका डिज़ाइन बनाते थे। लेकिन अब जब से एआई टूल आ गया है, स्पेशली इमेज जनरेशन वाले आइडियोग्राम जैसे टूल, वहाँ पर आप उस डिज़ाइन की डिटेल्स डालते हैं, वो आपको एक नया फ्रेश डिज़ाइन बना के दे देता है। काफ़ी सारे लोग जिनकी क्रिएटिव स्किल्स नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, वो इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। और मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी क्रिएटिविटी नहीं है, आप खुद से डिज़ाइन नहीं बना सकते, तो फिर आप एआई से ही बनाएं। लेकिन मेक श्योर कि एआई के आप पेड टूल्स लें ताकि आप उनके ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस फीचर्स हासिल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस फीचर का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन बना सकें। क्योंकि अगर आप फ्री वाले टूल्स यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो आपको पुराना वाला अपना मॉडल देंगे ताकि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा दो और वो अपने नए मॉडल को ट्रेन कर सके। तो उनके पुराने मॉडल पर अगर आप डिज़ाइन बनाओगे तो ज़ाहिर सी बात है उसकी क्वालिटी वो नहीं होगी जो कि होनी चाहिए। इस वजह से आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप किसी एआई टूल का इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन बनाए तो वो उसका पेड वाला वर्जन ही इस्तेमाल करें, फ्री वाले को अवॉइड करें। और एक बार जब एआई से डिज़ाइन बना लें तो मेक श्योर कि वो उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, कोई मसले ना हो और डिज़ाइन पूरा ही ओरिजिनल हो। क्योंकि अक्सर आप एआई को अपना डिज़ाइन देते हो कि इस तरह का मुझे डिज़ाइन बनाना है, वो बिल्कुल ही उसकी कॉपी मार देता है। दिखने में तो वो डिफरेंट लग रहे होते हैं लेकिन कंपेयर करो तो बिल्कुल इतने सिमिलर होते हैं कि अगर वो डिज़ाइन दोनों साथ लगे हुए हो तो वो उसकी कॉपी ही लगती है। तो मेक श्योर करना है आपने कि जो एआई से आप डिज़ाइन बनाओ वो बिल्कुल ओरिजिनल हो, जो आइडिया या जो रेफरेंस के लिए इमेज आपने उसको दी थी उससे बिल्कुल ही डिफरेंट हो। हाँ, अगर आपकी क्रिएटिविटी आप फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में खुद बना रहे हो तो जाहिर सी बात आपका डिज़ाइन वैसे ही यूनिक हो जाएगा, क्रिएटिव हो जाएगा और सिमिलर नहीं होगा। क्योंकि ये चीज़ एटसी पर काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप एटसी पर एआई से बना के डिज़ाइन लगाओ जो कि बिल्कुल ही सिमिलर हो तो एटसी उसे कॉपी फ्लैग करके आपको क्रिएटिव स्टैंडर्ड की पॉलिसी वायलेशन का नोटिस भेज देता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप कोई भी डिज़ाइन अगर एआई से बनाते हो तो वो ओरिजिनल दिखना चाहिए, बिल्कुल यूनिक दिखना चाहिए। और खुद बनाओ तो भी आपने मेक श्योर करना है कि दोनों डिज़ाइन को साइड बाय साइड रख के कंपेयर करो कि जिस आइडिया को आपने लिया है या जो इंस्पिरेशन के लिए आपने इमेज यूज़ की है उससे आपका डिज़ाइन बिल्कुल ही यूनिक होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस तरीके से कॉपीज ही भरते रहोगे तो आपको उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जिस तरीके से एक ओरिजिनल डिज़ाइन को मिलता है। तो मेक श्योर कि आपकी डिज़ाइनिंग स्ट्रेटेजी में ये दो चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। एक तो आपका डिज़ाइन यूनिक होना चाहिए, दूसरा वो कॉपीराइट और ट्रेडमार्क फ्री होना चाहिए। जिसका मतलब ये कि ना तो उसका कॉपीराइट होना चाहिए रजिस्टर्ड, ना ही उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होना चाहिए। ट्रेडमार्क कॉपीराइट आप कैसे चेक कर सकते हो, इस पर डिटेल में मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, यहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जिसको आपको लाजमी कंसीडर करना चाहिए और अपनी चेकलिस्ट में शामिल करना चाहिए वो है ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग ऐसी चीज़ है कि पहले क्या होता था कि आप मार्केट प्लेसेस पर साइन अप करते थे, धड़ा अपने प्रोडक्ट्स लगाते थे, वो सेल होते थे, आप भी पैसे बनाते थे, ये भी पैसे बनाते थे। फिर ओवर द टाइम मार्केट प्लेसेस इवॉल्व हुई और अब ये डिमांड करती है कि भाई इनके मार्केट प्लेस पर अगर आपको सेल करते तो आपकी एक ब्रांड होनी चाहिए, एक ब्रांड इमेज होनी चाहिए। अमेजन पर अगर आप सेल कर रहे हो तो ब्रांड अप्रूवल आपको लेना पड़ता है, अगर आपके ब्रांड और यूपीसी कोड्स देने पड़ते हैं। अगर कोड्स दिए तो आपको ब्रांड की जो है वो जीटीआई एग्जाम्पशन भी लेनी पड़ती है। तो इस तरह की चीज़ें होती है। प्लस अगर आप अमेजन पर सेल करें तो अमेजन कहते हैं कि भाई आपने मेक श्योर करना है कि कस्टमर के पास जो ऑर्डर डिलीवर हो उसकी जो ऊपर पैकिंग स्लिप होती है उसके ऊपर आपके ब्रांड का नाम लाजमी होना चाहिए ताकि कस्टमर को पता हो कि उसने जहाँ से ऑर्डर परचेज किया है वहीं से उसके पास आया है। ड्रॉप शिपिंग या फिर आर्बिट्राज जिसको कहते थे वो वाली चीज़ आपको नहीं करनी क्योंकि वो अमेजन की पॉलिसीज में आप नहीं आता। इसी तरीके से एटसी भी अब क्रिएटिव स्टैंडर्ड्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया है कि अगर आप सेल कर रहे हो, अच्छा आपका कोई क्लॉथिंग ब्रांड है तो उस ब्रांड का नाम भी होगा, उसका लोगो भी होगा, ये सारी चीज़ें भी होगी। सबके लिए आपको एटसी से परमिशन भी लेनी होगी कि ये ब्रांड है भाई, ये मुझे अलाउ करो सेल करना। अगर वो अवेलेबल होगा तो एटसी आपको दे देगा। तो ब्रांडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो सीरियस चीज़ बनती जा रही है। प्लस अमेजन पर अब आपको ब्रांड रजिस्ट्री भी एक तरह से कंपलसरी हो गई है कि अगर आप अमेजन पर सेल कर रहे हो तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं, काफ़ी सारे टूल्स हैं, वो आपको तभी मिलते हैं जब आप अमेजन की ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल है। तो जिसमें सबसे बेसिक और कॉमन चीज़ जो है वो साइज गाइड है। वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से अमेजन ने साइज गाइड को नॉर्मल वाले अकाउंट से रिमूव करके ब्रांड रजिस्ट्री में डाल दिया कि अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री है तो ही आपके प्रोडक्ट पर साइज गाइड शो होगी। तो इस तरीके से जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब अब आहिस्ता आहिस्ता ब्रांडिंग की तरफ आपको पुश कर
करते जा रहे हैं कि अगर आपको सेल करना है तो आपको अपनी ब्रांड की कंसिस्टेंसी तो रखनी ही है। और मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव चीज़ भी है, क्योंकि जब आप इतने प्रोडक्ट्स बना रहे हो, इतनी क्रिएटिविटी, इतना दिमाग लगा रहे हो, अपना अपने लिए एक फुल टाइम बिजनेस मॉडल बना रहे हो, तो क्यों ना उसको एक नाम दे दो, एक शक्ल दे दो, ताकि कल को उसको अगर वो एक्सपेंड कर जाता है तो आप उसको शॉपिफाई पर भी सेल कर सको, बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी सेल कर सको। एक अपनी ब्रांड इमेज बना लो जो कि एटसी पर भी हो, शॉपिफाई पर भी हो, अमेजन पर भी हो, ईबे पर भी हो, या कि अगर आप यूएसए की एलएलसी बना लेते हो तो वॉलमार्ट पर भी हो। तो जितने ज्यादा मार्केट प्लेसेस पर आप सेल करोगे और उन्हें एक ही ब्रांड नेम के अंदर सेल करोगे तो आपके लिए चीजें मैनेज करना भी ज्यादा आसान रहेगा। तो ब्रांडिंग वाली चीज ऐसी है जिसको आपको लाजमी कंसीडर करना चाहिए। और अगर आप अमेजन पर सेल कर रहे हैं तो आपको ब्रांड रजिस्ट्री में तो लाजमी ही एनरोल होना चाहिए। हाँ, तो ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने की थोड़े से चार्जेस होते हैं, लेकिन मेरी नजर में वो वर्थ इट है और उनको आपको लाजमी ही कंसीडर करना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो हमारी है वो है प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी, और मेरी नज़र में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप प्रिंट ऑन डिमांड का लफ्ज़ सुनो, आपका इरादा बने कि मैंने प्रिंट ऑन डिमांड करना है, अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, वाइट लेवल प्रोडक्ट्स पर अपने डिज़ाइन लगा के सेल करना है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। काफ़ी सारे सेलर्स को मैं देखता हूँ कि वो मार्केट प्लेसेस पर साइन अप कर लेते हैं, सेलिंग फ़ी दे देते हैं, लिस्टिंग फ़ी भी दे देते हैं, लिस्टिंग्स लगा भी देते हैं, उसके बाद बैठ के सोचते कि भाई ये जो मैंने प्रोडक्ट्स लगाए इसमें तो मुझे कुछ प्रॉफिट मार्जिन बच ही नहीं रहा, मैं तो इसमें कुछ पैसे ही नहीं बना रहा। हालांकि ये चीज़ उन्हें सबसे पहले सोचने की ज़रूरत थी कि भाई मैं अगर एक टी शर्ट सेल कर रहा हूँ और उसकी प्रोडक्शन जो है वो मैं आउटसोर्स करूँगा प्रिंटिफाई, प्रिंटफुल टाइप के प्लेटफॉर्म्स को, तो मैं ये भी तो देखूँ कि वो लोग मुझे कितना चार्ज करेंगे इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए। लोग क्या करते हैं, $10-11 की टी शर्ट सेल करने लग जाते हैं, $5 शिपिंग कॉस्ट चार्ज करने लग जाते हैं, और फिर जब उसका टोटल मिला के जब कल को ऑर्डर आता है तो उनको $12-13 मिलते हैं, और प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है वही $13-14 की हो जाती है, तो उनको कोई प्रॉफिट ही नहीं बचता। फिर वो बैठ के सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये तो मेरे लिए कुछ बच ही नहीं रहा, मैं इसमें प्रॉफिट कैसे जनरेट करूंगा। तो ये प्रॉफिट जनरेशन की और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ये आपको अपने अकाउंट साइन अप करने से पहले, अपने प्रोडक्ट्स बनाने से पहले, अपने डिजाइन बनाने से पहले सोचने की जरूरत है कि अगर मैं एक टी शर्ट सेल कर रहा हूँ, इसका सप्लायर मुझे कितने चार्ज कर रहा है, शिपिंग कॉस्ट मुझे कितनी पड़ रही है, वो सारी चीजें ऐड करने के बाद फिर उसमें मार्केट प्लेस वाले मुझसे कितना कमीशन चार्ज करेंगे, वो सारी चीजें ऐड करने के बाद जो आपकी फुलफिलमेंट कॉस्ट आएगी उसको आपने रेवेन्यू से माइनस करके देखना है कि अगर ये सारी चीजें मुझसे कटती है तो उसके बाद मेरे पास कितने प्रॉफिट बचेगा, कितना प्रॉफिट बचेगा। अगर वो नेगेटिव में जा रहा हो तो आपको अपनी प्राइस बढ़ाने की जरूरत है, अगर वो कम हो तो भी आपको अपनी प्राइस बढ़ाने की जरूरत है, अगर वो बहुत ज्यादा हो तो आपको अपनी प्राइस कम करने की जरूरत है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स हासिल कर सके। लेकिन ज्यादा ऑर्डर्स हासिल करने के चक्कर में ये नहीं कि आप नेगेटिव में जा रहे हो, आप हर ऑर्डर पर $2-3-4 जाया कर रहे हो, अपनी जेब से भर रहे हो ताकि आपको ऑर्डर आए, तो ये चीज़ भी आपको नहीं करनी। हाँ, ये आप अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी में रख सकते हो, शुरू में आप प्राइस इतनी लो रखो कि खैर है जेब से पैसे देने पड़े लेकिन ऑर्डर्स आ जाए, मेरी एक ऑर्डर हिस्ट्री बन जाए, उसके बाद मैं खैर है थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेने लगूंगा और जो है उसको बढ़ाने लगूंगा। ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी काफ़ी सारे लोग रखते हैं, लेकिन ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जो इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो बेयर कर सकते हो कि खैर है वो $1-2 एक्स्ट्रा अपनी जेब से पे कर दे, लेकिन कस्टमर को सस्ता प्रोडक्ट दे दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑर्डर्स आए और एक ऑर्डर हिस्ट्री बन जाए, एक क्रेडिबिलिटी बन जाए मार्केट प्लेस पर, ताकि जब कल को प्राइस अप करे तो भी ऑर्डर्स का फ्लो उस तरीके से डिस्टर्ब ना हो जिस तरीके से होना चाहिए। तो ये सही, ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी काफ़ी सारे लोग रखते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग यही सोच के ये वीडियो देख रहे होगा कि प्रिंट ऑन डिमांड जो है वो जीरो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस मॉडल है, तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो ये चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको आपको लाजमी ही कंसीडर करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपको अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी में ये चीज़ सबसे पहले करनी है कि जो प्रोडक्ट, लेट्स सपोज आप टी शर्ट सेल करना चाह रहे हैं, तो आपने जाके देखना कि भाई मैं अगर कल को ऑर्डर आता है तो इस बंदे से इसको फुलफिल कराऊंगा, ये मुझे इतने चार्ज कर रहे हैं, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी है, फॉर शिपिंग मुझे है जो है वो इससे इतनी पड़ेगी, और उसको ऐड करने के बाद मार्केट प्लेस की फी ऐड करें और फिर उसको अपने प्रोडक्ट की प्राइस पे से माइनस करें, प्लस शिपिंग तो आप इसी चार्ज करेंगे, प्रोडक्ट और शिपिंग की प्राइस पे से माइनस करें, और फिर अगर आपके पास प्रॉफिट अच्छा खास आ रहा है तो ये आपकी जो है वो सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। मैं पर्सनली $17.99, $18.99, $19.99 इन तीनों के बीच में सेल करता हूँ। सब सीजन जब आता है तो मेरी प्राइस अप हो जाती है, क्योंकि उस वक्त डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि आप $19.99 में भी सेल करो तो वो सेल
हो जाती है, लेकिन ऑफ सीजन में फिर 17-16 पे आ जाता हूँ ताकि ऑर्डर्स का फ्लो चलता रहे, ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा आते रहे। तो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती है, लेकिन ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि शुरू में ही आप कैलकुलेट कर ले कि भाई मैं जो हूँ ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, इसकी प्रोडक्शन फुलफिलमेंट कॉस्ट, मार्केट प्लेस की फीस, ये सब कितनी मुझे पड़ेगी और मुझे जो अपनी सेलिंग प्राइस और प्लस शिपिंग चार्जेस कितने रखने हैं ताकि मैं प्रॉफिट में रहूँ, लॉस में ना जाऊँ। तो ये मेरी नज़र में सबसे बेस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है जो कि मैं शुरू से ही फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ और स्टिल अभी इसी डेट तक फॉलो कर रहा हूँ। और आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। एक मरतबा जब आप अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बना लें, अकाउंट साइन अप कर लें, डिजाइन बना लें, प्रोडक्ट पे डिजाइन लगा के उसे अपलोड कर दें और जब ऑर्डर आए तो उसे फुलफिल कैसे करना है, ये हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है कि आपको अपनी प्रोडक्शन कैसे करनी है, प्रोडक्शन आउटसोर्स कैसे करनी है। तो अगर प्रिंट ऑन डिमांड की बात करें तो प्रिंट ऑन डिमांड में दो तरह के दो प्रोडक्शन पार्टनर्स हैं, एक है प्रिंटिफाई और दूसरा है प्रिंटफुल। प्रिंटफुल में आप लोगों को शुरू में रिकमेंड नहीं करूंगा कि उनकी प्राइसेस थोड़ी सी हाई है और शुरू में आपको एक डॉलर काफ़ी मायने रखता है क्योंकि ऑर्डर्स इतने आ नहीं रहे होते, आप अभी स्टार्ट ही कर रहे होते हो और उसमें से भी अगर आप मेजोरिटी चंक जो है वो प्रोडक्शन में लगा दोगे तो फिर इस तरीके से आपको वो वर्थ इट नहीं रहता। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आपको प्रिंटिफाई को ही सिलेक्ट करना चाहिए एज अ प्रोडक्शन पार्टनर। अब प्रिंटिफाई में होता क्या है कि प्रिंटिफाई बेसिकली एक मीडियम है आपके और जो प्रोडक्शन पार्टनर्स है, प्रिंट प्रोवाइडर्स है, उनके बीच पे। प्रिंटिफाई आपको दुनिया भर के सप्लायर्स के साथ कनेक्ट कराता है। प्रिंटिफाई पर डिफरेंट दुनिया भर के सप्लायर्स लिस्टेड है, आपको जा रहा है उनके पास ऑर्डर प्लेस करना है और आपका ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा। तो अगर आप प्रोडक्शन की बात करें तो यही प्रिंट ऑन डिमांड की खूबसूरती है कि आपको अपना सारा काम, सारी मेहनत जो है वो क्रिएटिविटी पे रखनी है, प्रोडक्ट अपलोड करना उसे अच्छे से ऑप्टिमाइज करने पे रखना है। प्रोडक्शन जो है वो आप प्रिंटिफाई, प्रिंटफुल टाइप के प्लेटफॉर्म्स को आउटसोर्स कर सकते हैं। प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल पर आप किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं इस पर मैं डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। यहाँ पर मैं पूरी प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दूंगा जो कि मैंने प्रिंट ऑन डिमांड में बनाई हुई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो किस तरीके से प्लेटफॉर्म्स काम करते हैं, किस तरीके से आप इन पर साइन अप कर सकते हैं, प्राइसेस आपको किस तरीके से देखनी है, ऑर्डर कैसे फुलफिल करवाने हैं यहाँ से, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी। यहाँ डिटेल में बता के मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। फुलफिलमेंट की बात की जाए तो ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं अपनी ऑर्डर की फुलफिलमेंट के लिए, अपनी प्रोडक्शन को आउटसोर्स करने के लिए। और इन प्लेटफॉर्म्स की खास बात यह है कि अमेजन, ईबे और एटसी तीनों प्लेटफॉर्म्स ही इनको एक्सेप्ट करते हैं ऐसा प्रोडक्शन पार्टनर। तो कल को अगर आपसे कोई सप्लाई चेन के डॉक्यूमेंट्स मांगता है कि भाई सप्लाई चेन के डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, ऑर्डर कहाँ से फुलफिल हो रहा है, तो आप उन्हें कह सकते हो कि भाई ये प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ से मैं अपने ऑर्डर्स फुलफिल कराता हूँ और वो उसे एक्सेप्ट भी करेंगे। ये तो है ऑर्डर की फुलफिलमेंट की बात। अब ऑर्डर की फुलफिलमेंट तो तब होगी जब ऑर्डर आएगा और ऑर्डर तब आएगा जब आपकी लिस्टिंग्स कस्टमर को शो होगी। और यहीं पे आ जाती है हमारी एसईओ और मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी कि अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स पर सेल कर रहे हैं तो एसईओ और मार्केटिंग की आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। तो जहां तक बात हो एसईओ की, तो एसईओ का तरीका बिल्कुल ही सिंपल है। आपको टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन जो होती है और कीवर्ड टैग्स, इन तीन चीज़ों पे फोकस करना। ये तीन चीज़ें ही है जो ये प्लेटफॉर्म्स आपको देते हैं कि भाई ये इसमें आप बताओ कि आपका प्रोडक्ट क्या है, किसको उसकी ऑडियंस कौन सी है, किसके साथ वो रिलेट करता है, कहाँ पे हमें शो करना है। तो इन तीन चीज़ों के बेसिस पर आपके प्रोडक्ट को डिफरेंट जगहों पर पोस्ट किया जाता है, कस्टमर्स को दिखाया जाता है, ऑडियंस को दिखाया जाता है, वो आपके प्रोडक्ट पर आके आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो अगर आपको अपने प्रोडक्ट इन मार्केट प्लेसेस पर सेल करना है, आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट फ्रंट पेज पर नजर आए, पहली रो में नजर आए, तो एसईओ और मार्केटिंग आपको अच्छे से करनी है। और एसईओ की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके कीवर्ड जाके उस प्लेटफॉर्म्स पर सेल करें। जैसे अगर आप अमेज़न पर सेल कर रहे हैं फनी टी शर्ट, तो आपने फनी टी शर्ट सर्च करना है और उसके रिलेटेड सारे कीवर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे, वहां से आपने कीवर्ड्स लेके लगा देना है और उसके बाद जितने भी लोग उस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे आपके प्रोडक्ट वहां पर उनको सबसे पहले शो होगा। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है किसी भी मार्केट प्लेस पर सेल करने की। इसके अलावा आप एआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कीवर्ड टैग्स जनरेट कराने के लिए, डिस्क्रिप्शन जनरेट कराने के लिए। चैट जीपीटी, जेमिनी जैसे टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप उन्हें कीवर्ड्स फीड करा दें, बाकी सारी चीज़ें वो आपको खुद ही जनरेट करके दे देंगे। इसके अलावा अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग में आप लोगों को कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, स्पेशली अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, पैसे देने होंगे, पैसे बहाने होंगे ताकि आपका प्रोडक्ट टॉप पर रहे। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको एड्स लाजमी रन
करने चाहिए इन प्लेटफॉर्म्स पर, ताकि आप क्विक सक्सेस हासिल कर सके, जल्दी ग्रो कर सके। जहां ऑर्गेनिकली पहले आपको 5 ऑर्डर पहले महीने दूसरे महीने में आने होंगे, वहां वो 5 ऑर्डर पहले दूसरे तीसरे दिन ही आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप एड्स रन कर रहे हैं और कंपटीशन से टॉप पर आ रहे हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि अपनी एसईओ और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अप टू डेट रखना है। एसईओ आपने अच्छे से करनी है। जब भी किसी मार्केट प्लेस पर आप प्रोडक्ट अपलोड करने लगते हैं तो वो आपको ऑप्शन देते हैं कि भाई आपको रिक्वायर्ड फील्ड सिर्फ शो कराई जाए या सारी फील्ड। तो आपने मेक श्योर करना है कि ऑल एट्रीब्यूट आप हमेशा सिलेक्टेड रखें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को फिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा फिल करें। जितना डेटा आप सिस्टम को फीड कराएंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे से सिस्टम आपके प्रोडक्ट को समझ पाएगा और आपकी ऑडियंस को आपका प्रोडक्ट शो करा सकेगा। तो एसईओ में आपने बिल्कुल डंडियां नहीं मारनी, एसईओ को आपने अच्छे से रखना है। और मार्केटिंग, अगर आपके पास बजट है तो आप एड्स रन कर सकते हैं। एड्स रन करना भी काफ़ी सिंपल है। जैसे कि मैंने प्लेलिस्ट जो ऊपर दी हुई है उसमें आप जाके देखेंगे, वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे आप अमेजन पर अपना एड रन कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का एड रन कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी आपको रखनी है, क्या बजट रखना है, कॉस्ट पर क्लिक क्या रखना है, आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने डिटेल में मेंशन की हुई है। इसके अलावा अगर हम कॉमन मिस्टेक्स की बात करें कि कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जिनको आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहली मिस्टेक जो है वो ये है कि आपने किसी भी मार्केट प्लेस पर एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं साइन अप करने हैं। अगर आप एक से ज़्यादा अकाउंट साइन अप कर लेते हैं, उनका सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि डायरेक्टली उनको लिंक करके आपके अकाउंट्स दोनों ही उड़ा फेंकता है, आपको उस मार्केट प्लेस से ही निकाल फेंकता है। ये कॉमन मिस्टेक है जो कि काफ़ी सारे सेलर्स करते हैं, कहते हैं कि भाई हमारा एक प्रोडक्ट है, क्यों ना हम ज़्यादा मार्केट प्लेसेस बना के ज़्यादा जगह डाल दें, ज़्यादा आई बॉल्स को घेरेंगे, ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे। जबकि वो ये नहीं सोचते कि भाई वो जो सिस्टम वहाँ बैठा हुआ है, एल्गोरिथम जो वहाँ बैठा हुआ है, वो ईजिली डिटेक्ट कर लेता है सारे अकाउंट का बीच में आपस में लिंक होने में। अगर आपके प्रोडक्ट्स भी सिमिलर है, आइडेंटिकल है या सेम है, तो भी सिस्टम आपको डिटेक्ट कर लेगा। अगर वो एक जगह से एक्सेस हो रहे हैं तो भी सिस्टम आपको डिटेक्ट कर लेगा। अगर एक एड्रेस पे बने तो भी सिस्टम आपको डिटेक्ट कर लेगा। किसी न किसी से तरीके से सिस्टम आपको डिटेक्ट करके मैच कर ही लेगा। प्लस टाइम टू टाइम केवाईसी लोग वैसे ही कर रहे होते हैं, तो आपके लिए वैसे ही काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस बन जाती है। तो ये मल्टीपल अकाउंट वाली जो चीज़ है इसको आपको अवॉइड करना है। प्लस कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का आपको खास ख्याल रखना है। ये पाकिस्तान नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस है। यहाँ पर अगर आप कॉपीराइटेड या ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड आइटम सेल करोगे तो आपका अकाउंट ही सस्पेंड हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ब्रांड प्रोटेक्शन को काफ़ी सीरियस लिया जाता है। वो पाकिस्तान ही है जो एक ही तरह के 10 बिजनेस खुले हुए होंगे, 10 के 10 का नाम सेम ही होगा। जैसे अगर आप टावर पे जाओ, वहाँ पर रहमान बिरयानी वाला जो फेमस है, और उसी के पास में अगर आप देखोगे 4-5 आपको रहमान बिरयानी सेम देखने को मिलेगी। रहमान की हालत तक, यहाँ तक कि अल रहमान और ये कि सुपर रहमान, इस तरह भी कुछ नहीं, सेम नाम आपको देखने को मिलेगी, सेम होगी और सेम सभी बिरयानी सेल कर रहे होंगे। तो इस तरह का ये जो चीज़ होती है ये इंटरनेशनल मार्केट्स में नहीं होती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि कॉपीराइट आइटम्स और ट्रेडमार्क आइटम इनसे आपको दूर रहना है। अगर इनको आप सेल करोगे तो पहली बात तो अगर आप अमेजन टाइप के प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे हो तो वो खुद ही डायरेक्टली 1-2 दिन भी उसको डिटेक्ट करके आपको वार्निंग दे देंगे कि भाई इसको हटाओ, ये कॉपीराइटेड आइटम है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, इसका नहीं हटाओगे तो अमेजन वैसे ही उसको रिमूव कर ही चुका होता है। लेकिन समटाइम्स अगर अमेजन के एल्गोरिथम से वो बच जाते हैं, आप अमेजन के एल्गोरिथम को ट्रिक कर लेते हो, तो जो राइटफुल ओनर है उसके पास एक लॉयर की टीम्स होती है, लॉ फर्म को उसने ऑलरेडी हायर किया होता है, जो उसके ट्रेडमार्क को ओवर द टाइम ऑल ओवर द इंटरनेट ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं कॉपीकैट तो नहीं फिर रहा, अगर फिर रहा हो तो उसको नोटिस इशू कर देते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि कॉपीराइटेड और ट्रेडमार्क आइटम जो है उनसे आपको दूर रहना है, किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपने वायलेट नहीं करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज जिसको आपने अवॉइड करनी है वो है रैंडम नीचेस, जिसका मैं ऊपर आपको जिक्र ऑलरेडी कर चुका हूँ कि हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, इस तरह की रैंडम जेनेरिक डिजाइन आपको सेल नहीं करने। प्लस अगर अभी जैसे कि अभी हमारा क्रिसमस चल रहा है, क्रिसमस अभी 1-2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा और उसके बाद जनवरी आएगा, तो जनवरी में अगर आप क्रिसमस के डिजाइन सेल करेंगे तो वो किसी की तो कोई तुक नहीं बैठती। जनवरी में कौन क्रिसमस के डिजाइन खरीदेगा, या फिर अगर आप जनवरी में हेलोवीन के डिजाइन अपलोड करने बैठ जाएंगे तो कौन इसको खरीदेगा। ये चीजें आपको सोचनी है, इन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। अगर आप नए प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है, अभी साइन अप किया है और आप सोच रहे हैं कि भाई जो एवरग्रीन डिचेज है उनको तो सबसे पहले मैं टारगेट करूँ, क्रिसमस में हेलोवीन और थैंक्सगिविंग, इससे ज़्यादा बड़ी सीजनल डिच और जो है डिच कौन सी होगी जिसको आपको टारगेट करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप जनवरी में उसको टारगेट कर रहे हैं तो वो बेतुकी डिचेस है, उनका किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। जनवरी में कौन हेलोवीन के डिज़ाइन खरीदेगा, कौन थैंक्सगिविंग के डिज़ाइन खरीदेगा, कौन क्रिसमस के डिज़ाइन खरीदेगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि जब जिस चीज़ का ट्रेंड आ रहा हो उसी को आपने सेल करना है। प्रिंट ऑन डिमांड का वैसे पूरा कैलेंडर मिलता है, प्रिंटफुल और प्रिंटिफाई दोनों ही आपको देते हैं, इंटरनेट पर भी आपको मिल जाएगा, आप उस कैलेंडर को फॉलो कर सकते हो। आपको ईजिली बताते हैं कि कब कौन से हॉलीडेज आने हैं। जैसे कि फरवरी में
में अब ब्लैक हिस्ट्री मंथ आ रहा है, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, पिज्जा डे आ रहा है, तो इस तरीके की निचेस आ रही है। तो हर महीने कोई ना कोई निच आ रही होती है और आपने मेक श्योर करना है कि जब जो निच आ रही हो, जब जिस निच का टाइम आ रहा हो, तभी उस निच को सेल करें। उससे पहले या उसके बाद उस निच को टारगेट करने का कोई फायदा नहीं होता। इसके अलावा आपको ऑटोमेशन से दूर रहना है। अभी काफी सारे टूल्स मार्केट में चल रहे हैं जो कि आपके प्रोसेस को काफी ज्यादा आसान कर देंगे। आपको सिंपली क्या करना है, अपना डिजाइन अपलोड करना है, वो मॉकअप भी बना देंगे, अपलोड भी कर देंगे, जैसे कि प्रिंटिफाई, प्रिंटफुल टाइप के प्लेटफॉर्म्स में होता है कि आपको अपलोडिंग की फैसिलिटी भी देते हैं कि आप भाई इनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अमेजन, ईबे और एटसी पर अपने डिजाइन, अपने प्रोडक्ट्स अपलोड भी कर सकते हो। इस चीज को आपने अवॉइड करना है क्योंकि ओवर ऑटोमेशन जो है वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि प्रिंटिफाई से अगर आप अमेजन पे प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो तो उस पर अगर आप देखो तो आपको लिमिटेड एट्रीब्यूट्स ही मिलती है, जबकि अगर आप अमेजन पर डायरेक्ट प्रोडक्ट अपलोड करते हो तो उस पर काफी सारी एट्रीब्यूट्स आपको देखने को मिलती है, जिन्हें आप अगर ऐड करते हो तो आपकी प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होती है और आपका प्रोडक्ट अच्छे से रैंक होता है, जबकि वो सारी फील्ड आपको प्रिंटिफाई पे नहीं मिलती है। तो ये जो ओवर ऑटोमेशन होती है इसको भी आपको अवॉइड करना है। अगर आपको मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट अपलोड करना है तो उससे प्रॉपर उसी मार्केट प्लेस से अपलोड करो ताकि ज्यादा से ज्यादा एट्रीब्यूट्स आप डाल सको और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अपने प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज कर सको ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रैंक कर सके। तो ये वो सारी चीजें कॉमन मिस्टेक्स है जिनको आपको अवॉइड करने की जरूरत है अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड अभी स्टार्ट कर रहे हैं, या अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है, या अगर आप स्टार्ट करते हुए आ रहे हैं पिछले 1 साल से या 2 साल से और इस चीज का आपको नहीं पता, तो ये वो कॉमन मिस्टेक्स है जिनको आपको अवॉइड करने की जरूरत है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज जिसका आपको ख्याल रखना है वो है टाइम एंड मनी रियलिटी। अब ये दोनों चीजें ऐसी है, टाइम एंड मनी, इन दोनों में से एक चीज आपको प्रिंट ऑन डिमांड को देने की जरूरत है अगर आप उसमें ग्रो करना है। अगर आप दोनों दे देते हैं तो और ज्यादा अच्छी चीज है, सुपर अच्छी चीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप दोनों नहीं दे सकते तो एक तो आपको लाजमी ही देना है। अगर टाइम की हम बात करें, अगर आप ऐसे प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है जिसके पास अभी इन्वेस्टमेंट का बजट नहीं है, वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन टाइम उसके पास बहुत है, टाइम वो उसे पूरा दे सकता है, तो आपको प्रिंट ऑन डिमांड को पूरा टाइम ही देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप समझे कि भाई हर कोई कह रहा है प्रिंट ऑन डिमांड तो पैसिव इनकम का बिजनेस है, पैसिव बिजनेस मॉडल है, इसको मैं पार्ट टाइम ही लेकर चलूँ वही ज्यादा सही है मेरे लिए, 3-4 घंटे करें। इस तरीके से नहीं होता। अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे, पैसा अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो टाइम आपको इसमें प्रॉपर इन्वेस्ट करना होगा, डिजाइन पर पूरी तरीके से मेहनत करनी होगी, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर सीखना होगा, उसके थ्रू डिजाइन बनाने होंगे। अगर वो आप नहीं कर सकते तो फिर आपको इसमें पैसा इन्वेस्ट करना होगा। आपको डिजाइन के लिए एआई टूल्स परचेज करने होंगे ताकि आपकी जो एआई जो टूल्स आप इस्तेमाल करें उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी आप हासिल कर सके। प्लस एआई के एडवांस टूल्स खरीदने होंगे, चैट जीपीटी के पेड मेंबरशिप लेनी होगी ताकि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो टॉप नॉच हो, ज़्यादा अच्छी हो, ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड हो प्रोडक्ट के लिए, ताकि कल को जब उस प्रोडक्ट को आप अपने स्टोर पर लगाएं, उसके लिए एड्स रन करें, उस पर पैसा इन्वेस्ट करें, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स खींच के दे सके। तो दो तरीके, या तो अपना टाइम दें, डिजाइन पे मेहनत करें, लिस्टिंग्स अच्छे से ऑप्टिमाइज करें, उन्हें ऑर्गेनिकली रैंक कराने की कोशिश करें, या तो फिर अगर आपके पास पैसा है और आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप जो है अपने एआई टूल्स हो गए, अपनी जो क्रिएटिविटी है उस पर टाइम उस पर मेहनत कर सकते हैं, किसी को हायर कर सकते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट अपलोड करने के प्रोसेस को आसान करे, आपके लिए प्रोडक्ट अपलोडिंग करें ताकि आप डिजाइन पर काम कर सको, डिजाइन पर मेहनत कर सको, एड्स रन कर सको, एड्स पर मेहनत कर सको। तो इन दोनों में से एक चीज तो आपको लाजमी ही करनी है अगर आपको प्रिंट ऑन डिमांड में ग्रोथ हासिल करनी है। हाँ, अगर आप टाइम भी दे देते हो कि भाई आप सब कुछ सीख भी लेते हो, टाइम भी दे रहे हो, डिजाइन भी सेल बना रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आप जो है इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, आपने बंदा भी हायर किया जो कि आपको लिस्टिंग्स करके दे रहा है, साथ ही आप एड्स भी रन कर रहे हो, प्रोडक्ट्स को भी अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रहे हो, तो आप खुद ही सोच सकते हो कि जब दोनों चीजें आपस में मिलेगी तो आपकी ग्रोथ कितनी ड्रास्टिकली बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें जिनको आपको कंसीडर करने की जरूरत है, टाइम और मनी। अगर आपको प्रिंट ऑन डिमांड करना है तो आपको ये दोनों चीजों में से एक चीज तो लाजमी करनी है, या तो आपको टाइम इन्वेस्ट करना है या तो अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर लेते हो तो फिर तो आप इसको पैसिव भी लेकर चल सकते हो, पार्ट टाइम भी लेकर चल सकते हो, लेकिन अगर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करते तो फिर इसको फुल टाइम ही लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप इसको फुल टाइम के साथ साथ पैसा भी इन्वेस्ट करो तो फिर आपको इसके रिजल्ट पता ही है कि आप कितना जनरेट कर सकते हो। तो ये टाइम और मनी स्ट्रेटेजीज को आपको लाजमी कंसीडर करने की जरूरत है। अब आप बेहतर जानते होंगे कि आपके पास टाइम ज्यादा है या पैसा ज्यादा है, कौन सी चीज आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने आपको सजेस्ट किया दोनों को कर दोगे तो और ज्यादा जल्दी ही आपको ग्रोथ मिलेगी और ज्यादा आप सेल्स हासिल कर सकोगे। ये तो वो सारी स्ट्रेटेजीज थी, वो सारी टेक्निक्स थी, वो सारे प्लेटफॉर्म्स थे जहां प्रिंट ऑन डिमांड कर सकते हैं, जिन जिन चीजों का आपको ख्याल रखना है प्रिंट ऑन डिमांड करते हुए। लेकिन प्रिंट ऑन डिमांड है किसके लिए, ये बिजनेस मॉडल को किसको करना चाहिए? अब जैसे जो काफी सारे बिजनेस मॉडल है दुनिया भर में, अगर आप देखो
देखो हर तरह का बिजनेस हो रहा है, लेकिन हर बिजनेस हर किसी के लिए नहीं होता, हर बिजनेस के लिए हर कोई नहीं बना होता। तो प्रिंट ऑन डिमांड है किसके लिए? वेल, इसकी डेफिनेशन आए दिन चेंज हो रही होती। पहले क्या होता था कि वो क्रिएटिव बंदा जिसकी क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव डिज़ाइन बना सकता है, अच्छे डिज़ाइन बना सकता है, उसे वो जो है ऑप्टिमाइज कर सकता है, उन्हें रैंक कर सकता है, इन प्लेटफॉर्म्स पर सेल कर सकता है, इन प्लेटफॉर्म्स पर सेलिंग एक्सपीरियंस है, उनके लिए प्रिंट ऑन डिमांड था। लेकिन अब जैसे ओवर द टाइम चीज़ें चेंज हो रही है, प्रिंट ऑन डिमांड मेरी नज़र में अब कोई भी कर सकता है। वो बंदा जिसको क्रिएटिव डिज़ाइन, ऑनलाइन ई कॉमर्स करना है, क्रिएटिविटी उसकी थोड़ी बहुत है, या उसको इस टाइप के बिजनेस मॉडल में शौक है, वो इस तरह का बिजनेस करना चाहता है जिसे वो बैठकर बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के घर बैठे या फिर थोड़ी सी दिमाग इस्तेमाल करते हुए इजीली स्टार्ट कर सके, ताकि कल को उसे एक्सपेंड करके अपने लिए फुल टाइम इनकम का जरिए बनाना चाहे, तो वो इजीली ही अब इसको स्टार्ट कर सकता है। पहले आपको क्रिएटिविटी चाहिए होते थे, क्रिएटिव टूल आने चाहिए थे, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर टाइप के टूल्स आने चाहिए थे, वो अभी भी वैलिड है। अभी भी अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आप अपने खुद के यूनिक डिजाइन बना सकेंगे। लेकिन अभी अगर आपको वो नहीं आते तो भी आप प्रिंट ऑन डिमांड कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या चाहिए? थोड़ा सा दिमाग, एक लैपटॉप और एआई की थोड़ी सी नॉलेज, ताकि आप नीच रिसर्च करें, डिजाइन निकालें, एआई को दे, एआई आपको बना के दे, फिर एआई को उसकी डिटेल्स दे, एआई को बोले कि इसका कंटेंट मुझे बना के दो, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, इस तरह की चीजें हमें बना के दो। वो जो ले उससे बाद उसको मार्केट प्लेस पर अपलोड करें और प्रिंटिफाई, प्रिंटफुल टाइप के प्लेटफॉर्म से ऑर्डर्स को फुलफिल कराएं। तो कितना सिंपल बिजनेस मॉडल हो जाता है अगर आपकी थोड़ी सी क्रिएटिविटी हो, थोड़ा सा आप दिमाग इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरी नजर में प्रिंट ऑन डिमांड कौन सा बंदा कर सकता है? ये डेफिनेशन ओवर द टाइम चेंज हो चुकी है। पहले सिर्फ क्रिएटिव लोग ही कर सकते थे, अभी हर कोई इसको कर सकता है। वो बंदा जिसका शौक हो, जो इसको करना चाहे, जिसका पैशन, जिसने प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में सुना हो और उसका पैशन जाग जाए कि मुझे भी ये बिजनेस मॉडल करना चाहिए, अच्छा बिजनेस मॉडल है, मुझे ट्रस्ट है इसमें, तो उस बंदे के लिए ये बिजनेस मॉडल बना है और वो इसको कर सकता है। वैसे तो ये पूरी वीडियो ही बिगिनर रोड मैप थी, बिगिनर्स के लिए ही थी। वो लोग जो जिन्होंने अभी कहीं प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में सुना और यूट्यूब पर आकर सर्च किया और ये वीडियो उनके सामने आई। तो वैसे तो जब तक आप ये मेरे पॉइंट सुन रहे होगे तो आपने पूरी ऊपर से नीचे तक वीडियो देख ली होगी, तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि अगर आप बिगिनर हो, प्रिंट ऑन डिमांड करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्टेप्स है जिनको आपको फॉलो करना है। लेकिन फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूँ इस आखिरी चैप्टर में कि अगर आप अभी बिगिनर हो तो इस रोड मैप को आपको फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको स्टडी करनी है, लर्न करना है कि प्रिंट ऑन डिमांड है क्या, जिससे वैसे मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, आप जाके देख सकते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड है क्या, किस तरीके से ये काम करता है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आपको सेट करनी है, अपनी अकाउंट सेटअप करने हैं, अकाउंट सेटअप करने के बाद अपने डिज़ाइन निच रिसर्च करनी है, उनके ट्रेडमार्क्स चेक करने हैं, फिर उनके डिज़ाइन बनाने हैं, डिज़ाइंस को प्रोडक्ट्स पर लगाना है, प्रोडक्ट्स पर लगाने के बाद उनकी जो है उनको अच्छे से ऑप्टिमाइज करते हुए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर लिस्ट करना है। लिस्ट करने के बाद कल को जब ऑर्डर आए तो किसी प्रोडक्शन पार्टनर जिसमें प्रिंटिफाई, प्रिंटफुल आ जाते हैं, उनसे फुलफिल करवाना है और फुलफिल करवाने के बाद कस्टमर से एक फीडबैक रिक्वेस्ट करना है कि भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ताकि आपके अच्छे फीडबैक्स जमा हो। अच्छे फीडबैक्स जमा होंगे तो कल को और कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। तो ये सारा प्रोसेस होता है जिसे आपको फॉलो करना है अगर आपको प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस करना है। तो ये सारी चीज़ें जिन्हें आपको फॉलो करना है, लेकिन ये सारी चीज़ें करते हुए आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्रिंट ऑन डिमांड भी बाकी बिजनेस की तरह एक बिजनेस है और इसे आपको टाइम और इन्वेस्टमेंट दोनों करनी होती है। अगर आप टाइम दे रहे हो शुरू में, बाद में जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हो तो आप इसमें और इन्वेस्ट करोगे, जितना टाइम पैसा इसमें इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज़्यादा और ये ग्रो करेगा। प्लस जैसे आप ग्रो करने लग जाओ, इससे कुछ वैल्यू जनरेट करने लगो, तो सबसे पहले आपको अपना ब्रांड बनाने की ज़रूरत है, ताकि उस ब्रांड को कल को आप आगे चल के एक्सपेंड कर सको और उसे ग्लोबली बाकी मार्केट प्लेसेस पर भी इंट्रोड्यूस करा सको। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ये 15 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपको कंसीडर करना है, अपनी चेकलिस्ट में शामिल करना है, इन्हें स्टडी करना है प्रिंट ऑन डिमांड स्टार्ट करने से पहले। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर प्रिंट ऑन डिमांड के रिलेटेड आपके कोई सवाल है या प्रिंट ऑन डिमांड को आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसके रिलेटेड डिटेल प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप एक एक चीज को डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। लेकिन ये वो रोड मैप है, ये वो 15 पॉइंट्स है जिनको आपको फॉलो करना है अगर आपको प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस में ग्रो करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब का वीडियो काम की और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।